अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, फ़ातिमा नदीम और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 19। सादिक चचा उसे अपने कमरे में ही मिले। सैफ उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे ठीक दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो एहतरामन उनके सामने झुका तो उसके कंधे पर शफकत से हाथ रखते हुए उन्होंने पहली बात यही की। कोई ख़ास बात हो गई क्या सादिक चचा? सैफ की निगाहों ने उनके चेहरे पर कुछ तलाशने की कोशिश की। पता नहीं, शायद मेरा वाहिमा ही हो, लेकिन इस तराबी सी कैफियत में उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। गोया मेरा अंदाज़ा ठीक ही था। उनकी करीबी कुर्सी पर बैठते हुए सैफ ने सोचा, तुम अकेले आए हो? जी, और वो अमूमन यहाँ अकेला ही तो आता था, कोई नई बात नहीं थी। फिर भी उन्हें आज सैफ की तरफ से दिल में उतरता मलाल और भी गहरा होता महसूस हुआ। बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। महज अपनी गर्ज की खातिर तुम्हारी सारी ज़िंदगी की खुशियों को बर्बाद कर दिया है मैंने। आपने क्या तय कर लिया है कि हमारी हर मुलाकात का पहला जुमला इसी किस्म का होगा? वो हल्के से मुस्कुराया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तुम्हारे बारे में मेरा एहसास जुर्म बढ़ता ही जा रहा है सैफ। काश शहवार ने ही तुम्हारी कुछ कदर कर ली होती तो मेरे लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती, मगर उसकी बदनसीबी की इंतहा मालूम नहीं कहाँ पर है। अब वो अक्सर इसी तरह उदास मिलते थे। उनका वही पुराना गुस्सा और जाहो जलाल आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा था। पहले के मुकाबले में अब वो कमज़ोर भी होते जा रहे थे। इस अलग थलग कमरे में बरसों से माजूरों की ज़िंदगी गुजारते हुए कोई भी शख्स कब तक अपने एसाब पर कंट्रोल रख सकता है भला? उनकी महरूमी उसे अब उनकी तरफ से तशवीश में मुब्तला करने लगी थी। चेकअप के लिए डॉक्टर आ रहा है ना? उन्होंने हल्के से इस बात में सर हिलाया। और दवाएं वगैरह वक्त पर ले रहे हैं या बस यूं ही टाल रहे हैं? पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो मुझे शिकायत मिली थी आपकी कि दवाओं के टाइम को आप बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ तुमसे अपना हेल्थ बुलेटिन्स नहीं सुनना है, कुछ और बात करनी थी बेहद ज़रूरी। वो थोड़ी खफगी के साथ बात काट गए थे। जो मैं कह रहा हूँ वो भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन मेरी बात से ज़्यादा नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ शहवार की तरफ से सैफ। एक बार फिर उसने मेरी नींद उड़ा रखी है। इस बार मालूम नहीं क्या ठानी है उसने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कदरे ऊंची आवाज़ में पूरे यकीन से जो कुछ वो कह रहे थे सैफ के लिए कोई नई इतला नहीं थी। हैरत उसे सादिक चचा के अंदाज़ों की दुरुस्तगी पर हुई। यहाँ अकेले एक तरफ बैठे हुए वो कितने ज़्यादा बाखबर थे। आप परेशान ना हो, शहवार में तब्दीली आ तो रही है लेकिन वो बड़ी हद तक मस्बत हैं। मेरा ख्याल है कि वो अब खुद भी किसी बेहतरी की ख्वाहिशमंद है। बहुत नरमी से सैफ ने उनके हाथ पर हाथ रख कर उनको तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे बेवकूफ़ समझते हो या फिर शहवार को इतने अरसे में भी नहीं जान पाए? उससे खैर की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे कैक्टस से भरे रेगिस्तान में गुलाब खिलने की तमन्ना करना। कोई बड़ी गड़बड़ है सैफ, खुदा के लिए कुछ रोकथाम करो। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। यहाँ आना उसने तकरीबन छोड़ ही दिया है, वरना वो यहाँ हफ्तों रहती थी। मैं नाराज़ होता था तो दोनों माँ बेटी को बहुत बुरा लगता था। बहुत बुरे मूड में जाती थी वो हमेशा यहाँ से, और फिर चंद दिनों में फिर वापस आ जाती, लेकिन अब तो वो आती ही नहीं है। कई दिन पहले मैंने उसे देखा था तो वो बड़ी बदली बदली सी लगी थी मुझे। अब अपना ख्याल रखने लगी है, ख़ास तौर पर अपना हुलिया काफ़ी ठीक किया है शहवार ने, इसीलिए आपको ऐसा लगा। सैफ ने उन्हें मुतमईन करने की एक और कोशिश की तो एक तल्ख सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैलने लगी। और ऐसा वो किसके लिए कर रही है? तुम्हारे लिए? सवाल करती निगाहें सैफ के चेहरे पर जमी थीं और इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कह सका जो उनकी तसल्ली का सबब बने। मुझे नहीं पता, मगर मुझे ज़रूर पता है। अपनी बात कहते हुए वो चंद लम्हों के लिए रुके। कमरे में उन दोनों के बीच बड़ी भेद भरी खामोशी आ ठहरी थी। वो आज भी सिर्फ एक शख्स के लिए खुद को बदल सकती है और वो है तनवीर। उनकी आवाज़ बदतदरीज नीची हुई थी। तनवीर का नाम जैसे सैफ ने सरगोशी के मानिंद सुना था। वो यकीनन फिर से आ गया है शहवार की ज़िंदगी में, और इस बार फिर शहवार अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। तनवीर आलम के बिछाए जाल से वो बच ही नहीं सकती है, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो शायद। अपना झुका हुआ सर उठाकर सैफ ने सादिक चचा की तरफ देखा। उनकी निगाहों में वैसी ही उम्मीद थी जैसी 8-9 बरस पहले उसके सामने शहवार से शादी करने की तजवीज़ रखते हुए उतरी थी। शहवार को अपना लो सैफ। मुझे पता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में तुम ही हो जिस पर मैं हक रखता हूँ कि अपनी बात मनवा सकूँ।
یہ الفاظ تھے جن کے بعد اس کی زندگی محض صحرا کا سفر ٹھہری تھی، اور آج پھر وہ ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا مگر دیکھ رہا تھا۔ تم اسے سختی نرمی جس طرح چاہو روکو، وہ نہیں رکتی تو اس بدبخت تنویر کا پتہ کرو۔ بزدل لالچی شخص ہے، چند لاکھ سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے اس کی۔ لیکن شہوار کو اب ایک دفعہ پھر وہ اسے کیا سمجھا رہے تھے؟ سیف نے بہت دھیان لگا کر سننا چاہا، لیکن اس کا ذہن منتشر تھا۔ کیا واقعی صادق چچا ایک خود غرض انسان ہے، محض اپنے تحفظات کو آگے رکھنے والے؟ پہلی بار محض لمحے بھر کے لیے ہی صحیح اسے امی کی کہی بات کا گمان سا گزرا۔ تم سن رہے ہو نا میری بات سیف؟ وہ اس کی بے دھیانی کو بھانپ گئے۔ جی، سر کو ہلکے سے جھٹک کر وہ بدگمانی کے اس لمحے سے باہر آیا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کرنے کی کوشش کروں گا، پورے خلوص سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر دل سے ان کے ساتھ تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی سیف۔ اتنی دیر میں پہلی بار وہ قدرے پرسکون ہوئے۔ ذرا میری اس دراز سے وہ سفید لفافہ تو نکالنا۔ ان کے اشارے پر اس نے فوراً ہی تعمیل کی تھی۔ یہ تم اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے وہ بند لفافہ اس کے ہاتھ سے نہیں لیا تھا۔ اس میں تنویر کی تصویر ہے، یہی ایک تصویر ہے جو میں نے کسی ذریعے سے اس کی اور شہوار کی شادی کی حاصل کی تھی۔ یہ تم اپنے پاس رکھو تاکہ اسے پہچان سکو۔ 7-8 سالوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہوگی، لیکن پھر بھی شکل نہیں بدلتی ہے کسی کی۔ وہ کچھ اور بھی کہتے، لیکن تبھی دروازہ کھول کر شہوار کی ممی اندر داخل ہوئی تھیں۔ سیف نے وہ چھوٹا سا بند لفافہ آہستگی سے اپنی جیب میں رکھا۔ سامنے لاؤنج میں سیف اسی کا منتظر تھا۔ نہ تو وہاں ٹی وی ہی چل رہا تھا اور نہ ہی وہ کوئی اخبار یا کتاب حسب عادت پڑھ رہا تھا، بلکہ سامنے والے صوفے پر بیٹھا وہ ٹھیک داخلی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ شہوار کو کچھ عجیب سا تو لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ میری بات سنو شہوار۔ عقب میں اس کی آواز گونجی تو وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ضروری بات کرنی ہے تم سے، یہاں آ کر بیٹھو۔ یہ حکم بھرا لہجہ نیا تھا۔ شہوار نے پلٹنے سے پہلے ہی خود کو کسی گڑبڑ ہو جانے کا یقین دلایا اور پھر پوری بے نیازی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، مجھے نیند آ رہی ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ٹھیک ہے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ سوال نیا نہیں تھا اور اس کا جواب دینا یا نہ دینا ہمیشہ خود اس کی اپنی مرضی پر منحصر رہا تھا، لیکن اس وقت خود پر جمی ان کھوج لگاتی آنکھوں کے آگے وہ مشکل میں آ گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاؤں اس سے کسی کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک تم اس گھر میں ہو اور ہمارے بیچ یہ نام کا ہی رشتہ صحیح قائم ہے، تب تک تم پر ہر جواب دہی لازم ہے شہوار۔ اتنی رات گئے تم کہاں تھیں؟ میں نے تمہاری ہر دوست کو فون کر کے معلوم کیا، تم آج کسی سے بھی نہیں ملی ہو، سو کوئی جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا۔ وہ جو اس خوش فہمی میں ابھی بھی تھی کہ ہمیشہ کی طرح کوئی جان چھڑانے والا جواب سیف کو پکڑا کر صاف نکل جائے گی، بری طرح چونکی تھی۔ کیا ضرورت تھی میری فرینڈز کو فون کرنے کی اور اس طرح میری جاسوسی کرنے کا حق کیا ہے تمہیں؟ یہ نوبت تم خود لائی ہو، ورنہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تم اس گھر میں ہمیشہ اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد رہی ہو، لیکن کسی بات کی بھی حد ہوتی ہے اور تم وہ حد پار کر چکی ہو۔ سامنے کھڑی اس عورت کی ڈھٹائی ناقابل برداشت تھی، لیکن بہت کچھ جانتے ہوئے بھی اگر وہ تحمل کا دامن نہیں کھو رہا تھا تو یہ اس کی خوبی تھی یا پھر شہوار کی ایک اور خوش فہمی۔ تم بتاؤ گے مجھے اخلاقیات کی حد، تم جو خود زمانے بھر کے خود کو بخوبی سنبھال کر وہ حسب عادت رٹے رٹائے الزامات کا پیراگراف پڑھنا شروع ہوئی ہی تھی کہ سیف کے ہاتھ کے اشارے پر خود بخود خاموش ہوئی۔ ایک لفظ اور نہیں شہوار، جو میں پوچھ رہا ہوں صرف اس کا جواب دو۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ یکدم ہی اس کا لہجہ اتنا سرد ہوا تھا کہ شہوار کو پہلی بار اس سے خوف سا آیا۔ میں اپنی دوست سے ملنے گئی تھی۔ بہت دنوں سے تم اسی دوست سے ملنے جا رہی ہو نا جس کا نام تک بتانا گوارا نہیں، یا پھر وہ اس قابل ہی نہیں کہ… نہ اس کی آواز اونچی ہوئی اور نہ ہی اس کے چہرے کے نقوش بگڑے، لیکن پھر بھی اطراف میں بڑی چپتی ہوئی ٹھنڈک پھیلی۔ آج ہمیشہ کی طرح چیخ چلا کر چلے جانا ناممکن ہوا۔ وہ خود کو بمشکل ہی کمپوز کر پائی۔ بات مت پڑھاؤ سیف، میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں تمہیں۔ اچھا؟ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا اور ایک قدم آگے بڑھا اور بھی قریب آیا۔ لیکن اگر اس ذاتی معاملے کا نام تنویر ہے تو پھر مجھے حق ملتا ہے پوچھنے کا۔ زمین حقیقتاً شہوار کے قدموں تلے سے سرکی۔ سیف کے بدلے ہوئے موڈ کی ساری حیرت اور گھبراہٹ جھیلتے ہوئے بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ تنویر تک پہنچ چکا ہے۔ سیف جیسا مصروف اور لاتعلق شخص اس کی زندگی کے سب سے کڑوے سچ تک اس کی ساری رازداری کے باوجود امید سے کہیں پہلے پہنچا تھا۔ اسے ابھی کچھ دن اور رازداری درکار تھی، بہت سے ابتدائی کام ادھورے تھے اور اعتراف جرم اسے سامنے دکھائی دیتے زندگی کے ان سنہرے دنوں سے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتا تھا۔ ایک چھوٹے سے لمحے میں اس نے خود کو آگے کے معاملات کے بارے میں سختی سے تنبیہ کی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے سیف، یا پھر تم شک کے مریض بن چکے ہو۔ بہتر ہوگا کہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ۔
बेकार में मेरा इतना टाइम ज़ाया किया। टिटाई के हाथों मिला एतमाद उसका सबसे कारआमद सरमाया था। बेनियाजी से कहते हुए वो मुड़ने लगी थी, तभी सैफ ने अपना हाथ जेब से निकालते हुए ठीक उसकी आंखों के सामने लहराया। शहवार का दिल उछलकर हलक में आया। पुरानी मध्यम पड़ती तस्वीर में तनवीर मुस्कुरा रहा था। यही है ना? कहाँ से आई है ये तस्वीर तुम्हारे पास? सर की हल्की सी जुम्बिश के साथ सैफ ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। यही है जो उस रोज़ रेस्टोरेंट में भी तुम्हारे साथ था। मैंने खुद देखा था इसे। उसकी क़ुव्वत मुशाहिदा पर हैरत करना महज हमाकत थी। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। ये तस्वीर ज़रूर तनवीर की है, लेकिन मेरा पिछले 9 सालों से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेकार के इल्ज़ामात मत लगाओ। वो संभल चुकी थी और उसके लहजे की बेएतनाई ने खुद सैफ को भी हल्के से शुबा में डाला। झूठ मत बोलना शहवार। सच कहोगी तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा हो शायद। तुम मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हो? हैसियत ही क्या है तुम्हारी सैफ? महज मेरे बाप के इशारे पर चलने वाले एक पपिट। तुम तो खुद अपना कोई फ़ायदा ना कर सके। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का तलाक देकर जान छुड़ा लेता, मगर तुमसे तो ये भी ना हुआ। उसका एतमाद लम्हा ब लम्हा बढ़ा था और ये बाजी उसे हर कीमत अपने हक में करनी थी। जान तो तुम भी छुड़ा सकती हो शहवार, तुम भूल रही हो। दस्तबरदार हो जाओ सादिक चचा की जायदाद से। आज़ादी ही आज़ादी है। काश मैं ऐसा कर सकती। दिल से उड़ती आवाज़ को वो बमुश्किल ही होंठों पर आने से रोक पाई। तनवीर राज़ी होता तो वो उससे मिलने के अगले रोज़ ही ये काम कर चुकी होती, हर नफ़ा नुकसान से बेपरवाह होकर। पर वो तो जायदाद के नाम पर इस बुरी तरह भड़कता था कि शायद वो ज़्यादा हकीकत पसंद था। मुझे नींद आ रही है और तुम कल किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिल लेना। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे काम की क्वालिटी ज़्यादा मुतासिर होगी। तेज़ तेज़ लहजे में कहते हुए वो सीढ़ियों तक आई। सैफ उसके पीछे आया था। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ शहवार, हो सके तो सच कहो, क्या वाकई तनवीर तुम्हारी ज़िंदगी में लौट आया है? नहीं। बिना उसकी तरफ पलट कर देखे शहवार ने ज़ोर से कहा और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। तफकी उन दोनों के बीच इस बार ज़रा और ही ढंग से उतरी थी। वो रात और अगला आधा दिन दोनों ही ने एक दूसरे को मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं समझी। हारून सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया और पीछे वो भारी दिल के साथ रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रही। कितने ही वहम दिल को घेरते रहे। हारून की तरफ से कोई फ़ोन, कोई मैसेज तक नहीं। क्या मेरी खुशियों को बदनज़र लग चुकी है? सारा ने कितनी ही बार खामोशी से अपनी आंखों को खुश्क किया और घर के कामों में मज़ीद मसरूफ़ हो रही। रोमा को उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। महज मेरी वजह से भाई और ज़ारा के बीच तलखी हुई, वरना ज़ारा जैसी खुशमिजाज लड़की ने कब किसी को भी शिकायत का मौका दिया। दादी जो अक्सर उससे तंज़िया अंदाज में कहती सुनती हैं, उस तक पर कभी माथे पर शिकन नहीं लाई। पिछले बरामदे की मेहराब के नीचे बैठी वो सोच सोच कर रंजीदा होती रही। घर पर सहबहर का पुरसकून सन्नाटा छा रहा था। मेहराब पर फैली जर्द फूलों वाली घनी बेल के फूल हमा वक्त ही बरामदे की ठंडी सीढ़ियों और घास पर गिरते रहते, और फिज़ा में सब्ज़े और फूलों की मिली जुली सी खुशबू की लाजमी मौजूदगी। सभी कुछ इतना मानूस और अपनायत भरा। हवा के तेज़ झोंके ने ख्याल की रो भटकाई। कुछ ही अरसा और था और फिर यह सब माजी का हिस्सा बन जाना था। किसी और जहां में, किसी और मंजर में बैठकर इन सब को याद करना था। दिल भारी बोझ तले दबा। बचपन के बिल्कुल इब्तदाई दिनों की मीठी मीठी सी यादें। नौ उम्री का वो बेफिक्री भरा ज़माना जब ज़िंदगी जलती धूप तले आई थी। कुछ दिनों से उसे अम्मी बेहद याद आ रही थी। बहुत से छोटे छोटे वाक़यात जिनमें कोई तसलसल नहीं था, बस टुकड़ों में बटे हुए मंजर। अम्मी की गुलाबी हथेली पर रखा हुआ अपना सांवला सा हाथ। मेरा हाथ आप जैसा क्यों नहीं? कितना अजीब सा लग रहा है ना? मेरी बेटी के हाथ तो बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि वो तो है ही सबसे प्यारी। पता है क्यों? बहुत करीब वो मोहब्बत भरी सरगोशी आज भी थी। इसलिए कि इसके पास एक ऐसा दिल है जो हर एक से मोहब्बत करता है, जिसमें कोई लालच और खुदगर्जी नहीं है, बिल्कुल खालिस सच्चे मोतियों जैसा। वो सहर सदा सी होकर उनकी शक्ल देखे जाना, किसी गहरे फ़ख्र का एहसास उसने खुद में महसूस किया था, और कमतरी की हल्की सी भी शर्मिंदगी दिल से मिटी थी। उसकी निगाह पिछले अहाते की दीवार के साथ लगे ऊंचे घने दरख्तों पर रुकी। ये शायद हमेशा से ऐसे ही थे, मगर वहाँ सबसे ऊंची शाख पर डाला गया झूला रोमा ज़ेरे लब मुस्कुराई। उसने और भाई ने कितनी ज़ोर से झूले को धक्का दिया था, और अम्मी डर कर कितने ज़ोर से चीखी थी। अम्मी को झूले पर बैठना बेहद पसंद था। सामने गहरे हरे होते मंजर, यादें बिखरी हुई थी। कहीं कुछ ज़ोर से गिरा था। रोमा ने चौंक कर बरामदे के आखिरी सिरे पर देखा। शायद ज़ारा या रहमत बुआ में से कोई वहाँ आया था। उठकर वहाँ जाने के बजाय वो काहिली से वहीं बैठी रही, लेकिन सामने ना अब झूला था और ना ही यादें। तन्हाई का एहसास और भी तकलीफ दे हुआ। रोमा! ज़ारा बेआवाज़ कदमों से चलते हुए उसके पास आ खड़ी हुई। रोमा ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा।
چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائی اور پھر خود بھی وہیں بیٹھ رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا سوچا کرو، فاخر بہت اچھا لڑکا ہے، تم انشاءاللہ بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ زارا کی باتوں میں ہمیشہ حوصلہ دیتی امید جھلکتی تھی، آج بھی چاہے وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر کتنی بھی افسردہ سہی، روما کے ساتھ اس کی مہربانی کا وہی عالم تھا۔ دھیرے دھیرے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے ساری ہی باتیں خوش امیدی کی۔ سمیہ کے بخشے ہوئے سارے وسوسے خدشے زارا کی وجہ سے ہی بے اثر ہو رہے تھے۔ روما کا دل چاہا کہ وہ چھوٹا سا اعتراف کر ہی لے، لیکن اس سے بھی سمیہ کا ہی تاثر بگڑنا تھا، اور وہ غریب بھی جو کچھ کہتی ہے میری محبت میں کہہ کر بری بنتی ہے، سو وہ دل پر جبر کر کے خاموش ہی رہی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں جن لوگوں سے بے اندازہ محبت کرتی ہوں وہ آپس میں محبت تو کیا درگزر بھی نہیں کر پاتے۔ 2 کشتیوں میں پیر رکھ کر سواری کی آزمائش اس کے حصے میں آئی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے روما نے سب سے زیادہ خود اپنے حال پر رحم کھایا، مگر تبھی زارا کے ساتھ ہو جانے والی نادانستہ زیادتی بھی یاد آئی۔ کل میری وجہ سے تمہارے اور بھائی کے درمیان بدمزگی ہوئی، مجھے بہت دکھ ہوا ہے زارا۔ چائے کا کپ سائیڈ میں رکھتے ہوئے اس نے بالآخر دل کا بوجھ اتارا۔ وجہ تم نہیں ہو روما، سمیہ ہے، تم بیکار میں اپنا دل برا نہ کرو۔ نہ ہی یہ شاپنگ کا فضول سلسلہ شروع ہوتا، نہ ہی تم دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوتا، تو اصل وجہ تو وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ سمیہ کوئی دوسری بات ڈھونڈ لیتی مجھے نیچا دکھانے کے لیے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے روما، یہ بات بہت پہلے میری سمجھ میں آ چکی ہے۔ بہت تیزی سے اس نے روما کی بات کاٹی، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت ٹوٹ رہی ہے۔ روما نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی زارا، میرا یقین کرو، وہ شروع سے بہت صاف گو ہے، دل میں کچھ نہیں رکھ پاتی۔ بعض اوقات مجھے بھی اس کی باتیں بری لگ جاتی ہیں، لیکن جب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کی صاف دلی ہے۔ تم بھی ایک بار غیر جانبداری سے اسے سمجھو گی تو پھر کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ زارا نے تحمل سے سمیہ کی صفائی میں دیا گیا یہ بیان سنا۔ دل تو چاہا کہ پوچھے، کسی کی نگاہوں کے سامنے اس کے شوہر سے عشق لڑانے کی ہر ممکن کوشش صاف دلی کے کس زمرے میں آتی ہے، مگر پھر روما کو ضرور ہی برا لگ جانا تھا۔ زارا کو اس کی سادہ دلی بلکہ کم عقلی پر اب رحم آتا تھا۔ دادی نے اسے جس طرح بہت محدود سے ماحول میں رکھ کر پالا تھا، وہاں صرف سمیہ کا نام ہی آسیب بن کر چھایا رہا تھا۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ اچھا سچ بتاؤ، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ یقین کرو مجھے رات بھر ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی، بار بار تمہارا خیال آتا رہا۔ وہ بڑی فکر مندی سے زارا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے کچھ زیادہ کہا کیا زارا؟ چلتا ہے یہ سب، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارا بھی دل فاخر سے لڑنے کے لیے چاہنے لگے گا۔ روما کی ہمدردی نے بہرحال اسے سنبھلنے میں مدد کی تھی۔ دل پر ہارون کی طرف سے آیا ہوا رنج اپنی جگہ تھا، مگر بظاہر وہ خاصی بہتر محسوس ہونے لگی تھی۔ سمیہ نے اندر آتے ہوئے دور سے ہی ان دونوں کو برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ کسی بات پر وہ دونوں ہنسی تھی، وہ جو یہاں تک یہی سوچ کر بڑے مزے میں آئی تھی کہ زارا کی افسردگی کا دورانیہ ابھی ضرور ہی چل رہا ہوگا، بڑی مایوسی میں گھری۔ کیا بات ہے، آج فرصت کچھ زیادہ ہے؟ زارا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے صرف روما کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر روز ہی اس طرح خوش ہوتی تھی جیسے کتنے دن بعد ملی ہو۔ ایسے ہی گپ شپ ہو رہی ہے، زارا نے بہت اچھی چائے بنائی ہے، تم پیو تو تمہارے لیے بھی۔ میں نے چائے پینی چھوڑ دی ہے۔ کیا؟ روما نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چلو چلنا نہیں ہے کیا بازار؟ نہیں۔ کیوں؟ سب کام ختم ہو گئے ہیں؟ وہ ابھی تک کھڑی تھی اور اس کے طنزیہ لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے روما کا منع کرنا برا لگا ہے۔ چلو اٹھ جاؤ، کل ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، اب دن ہی کتنے ہیں؟ سمیہ اتنی پوری یقین تھی کہ اپنی بات کہہ کر اس نے وہاں رکنا بھی ضروری نہیں سمجھا، بس کہتے ہوئے لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ روما کو اٹھ کر اس کے پیچھے جانا پڑا۔ آج کا پروگرام رہنے دو سمیہ، میں واقعی نہیں جانا چاہ رہی ہوں، سبھی کچھ تو آ چکا ہے اور ابھی کون سا رخصتی ہونے جا رہی ہے؟ ضرور زارا نے ہی منع کیا ہوگا، تم آخر اس سے کیوں اتنا دب رہی ہو؟ تمہارے معاملات میں کیوں دخل دے رہی ہے وہ؟ کل سارے کپڑے اپنی مرضی سے خریدے، تم سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ ایک دم ہی بہت زیادہ غصے میں آنے لگی۔ تم لوگوں نے زارا کو بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، جبھی تو وہ ہارون تک کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب وہ سب کی پرواہ کرتی ہے سمیہ، بہت محبت کرتی ہے ہر ایک سے، اور کل جو بھی ہوا مجھے اس پر زارا سے بہت شرمندگی ہوئی ہے۔ اس بار وہ کھل کر سمیہ سے اختلاف کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس بات کو نظر انداز کر کے کہ اس جرأت اظہار کو کن نظروں سے دیکھا جائے گا، سمیہ نے بہت غور سے روما کی طرف دیکھا۔ وہ خاصی الجھی سی تھی۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کو کیسے ختم کروں۔ تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، لیکن تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں فکر مند ہونے کی، اور ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے۔ سیدھی نفرت کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے، بات ختم۔ اس کے لہجے میں ایسی حقارت بھری بے نیازی تھی کہ دل ٹوٹتا تھا۔
रोमा भी चुप सी हो गई। अभी कुछ देर पहले इसी साफ दिली के गुण गा रही थी, मगर इस नफरत का बड़ा ही अहम जवाब भी तो था। और हर शख्स में अपना गम भूलने की सलाहियत भी नहीं होती, शायद किसी में भी नहीं होती। तभी दाखिली दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर उन दोनों ने ही चौंक कर उस तरफ देखा। सारा सारा, सामने कॉरिडोर में से हारून अंदर आ रहा था और पुकारने के अंदाज में बेताबी से ज़्यादा परेशानी थी। सारा कहाँ है? ऊपर है क्या? वो वहीं से पुकार कर पूछ रहा था। खैरियत तो है ना भाई? रोमा परेशान होकर पास जा खड़ी हुई। हाँ, ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, बस ज़रा वो। अंदर से आती ज़ारा को देखकर उसने बात अधूरी छोड़ी। फुप्पो की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जैन उन्हें अस्पताल ले गया था, मैं भी चला गया था वहीं, अब वो बेहतर हैं। ज़रा रुककर बड़े मुनासिब अल्फाज में उसने खबर नशर की थी, लेकिन एक फितरी सी तशवीश फिलफोर जागी। हुस्ना बेगम की सेहत तसल्ली बख्श बड़े अरसे से नहीं थी। सारा के चेहरे का रंग सा उड़ा। परेशान मत हो ज़ारा, भाई कह तो रहे हैं कि वो अब ठीक हैं। उसका हौसला कब का ख़त्म हुआ था, सो कोई हरफ तसल्ली भी कारगर नहीं हो सका। आंसू एक तवातर से उसकी आंखों से गिरते चले गए। यहाँ किसी एक बात का रोना कब था? सारा प्लीज़, इसीलिए सुबह से नहीं बता रहा था। जैन तो अभी भी मना कर रहा था, मगर मैं तुम्हें लेने चला आया। रोमा पानी लेने के लिए दौड़ी थी और वह ठीक सामने खड़ा बड़ी मोहब्बत से अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था। आंखों में चुभती रेत के बावजूद ये मंजर देखना उसकी मजबूरी थी। रोमा पानी ले आई थी और एक हाथ से ग्लास थामे और दूसरे हाथ से ज़ारा को सहारा देते हुए वो सामने वाले कमरे में जा चुका था। सिर्फ ड्रामा और हथकंडे, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अंदर भड़कती आग की एक चिंगारी भी खाकस्तर करने के लिए काफ़ी थी। हमदानी के साथ तहमीना की मंगनी का हो जाना उन सबके लिए गोया स्टेटस सिंबल बना था। गुड्डू और मैना दोनों ने बहुत फ़ख्र के साथ अपने दोस्तों और सहेलियों को बताया। तहमीना अलग पूरे इस्तेहकाक के साथ हमदानी के ऑफिस में बैठने लगी थी। सबा और शीना का रवैया उसके साथ खुद ब खुद बेहतर हुआ था, बल्कि अब तो वो बाकी स्टाफ के साथ खासे मुरब्बियाना लहजे में बात करती नजर आती थी और एक बार भी उसे ये ख्याल नहीं आता था कि उसके पीछे वो सब लोग क्या कहते सुनते होंगे। सबसे बड़ी तमन्ना जमीला की पूरी हुई जब आते जाते अपार्टमेंट्स की 2 मैडम टाइप ख़वातीन ने खुद से उससे दुआ सलाम की और तहमीना के बारे में पूछ लिया और मंगनी पर विश भी किया। उस रोज़ वो सारा दिन इतराती इतराती फिरती रही। पहले तो कभी निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं करती थी। मैंने मुस्कुराकर सलाम भी किया तो ऐसे गुजर गई जैसे सुना ही ना हो। आज कैसे इखलाक से बात कर रही थी, जैसे मेरी पुरानी सहेली हों। कितनी बार किस्सा दोहरा कर भी तबीयत सैर नहीं हुई थी। मैना ने कुछ उकताकर माँ की तरफ देखा। तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी लिफ्ट देने की? तुम भी उस तरह निकल जाती जैसे वो करती थी। लोगों के साथ ट्रीट करना सीखो अम्मा। अब हमारा पुराना वक्त गुजर गया है। आपा और हमदानी भाई सेलिब्रिटी हैं। जमीला को छोटे मोटे अल्फाज और टर्म्स अब खूब समझ में आने लगी थी, लेकिन उसका स्कूल ऑफ थॉट बैक वक्त सादा भी था और पेचीदा भी। अल्लाह माफ़ी, उसने बड़ी आजिज़ी के साथ कान की लो को छुआ। उनका अमल उनके साथ, मेरा मेरे साथ। उन्होंने आगे बढ़कर बात कर ली। बस मेरा दिल साफ़ हो गया, बात ख़त्म हुई। कच्ची आबादी वाले मोहल्ले में बड़ी मार के आरा लड़ाइयों के बाद वो हमेशा इसी थ्योरी पर कारबंद रही थी। हफ्तों महीनों मोहल्ले वालियों से मुंह फेर कर चला जाता और फिर एक दिन अचानक ही फिर से गले मिल लिया जाता। लेकिन यह पुराना मोहल्ला नहीं था। मैना ठीक कहती है अम्मा, लोगों से फासले पर रहकर मिलना सीखो, तभी इंसान की अहमियत बढ़ती है। बेकार का इखलाक बरतने से लोग यूं ही आम सा बंदा समझते हैं। मैं भी अब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, हमदानी की होने वाली बीवी हूँ। होने वाली? अंदर कोई बड़े ज़ोर से हंसा तो वो एकदम ही चुप हुई। बात तो ठीक है, चल फिर अगली बार मैं भी वही दिखाऊंगी। क्या कहती है मैना? एटीट्यूड। जमीला को जहन पर जोर डालना पड़ा, मगर मैना और गुड्डू फिर भी खिलखिलाकर हंसे थे। एटीट्यूड अम्मा? हाँ वही तो, सीधा सीधा नखरा क्यों नहीं कहते? अंग्रेज़ी में क्या चांद सितारे टक जाते हैं इंसान में। अपने यहाँ क्या कहते हैं कि वाह जी वाह, बड़ा नखरा आ गया है इसमें तो। एक ख़ास अदा से जमीला ने लहक कर कहा और इस बार तहमीना भी दोनों बहन भाई के साथ हंसी थी। जमीला बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी, मगर दिल के अंदर कहीं एक चोट सी लगी थी। क्या था जो कुर्बान अली को भी एक कोने में पड़ा रहने देती तहमीना? कैसा बेफिक्री भरा ज़माना तकदीर ने अता किया, मगर इस बदनसीब के लिए कुछ भी नहीं। पड़ा होगा वहीं कहीं राहत कदा के फुटपाथ पर। रंज के साथ बंधा एक खौफ भी साथ आया था। मिन्नत समाजत करके पिछले माह यहाँ से रवाना तो कर दिया था, मगर जो उसे पैसे ना मिले तो वो यहाँ आने में देर नहीं लगाने वाला था। और क्या पता उसे मंगनी की भी खबर मिल गई हो। हालांकि उसके नशे में डूबे दिन रात इर्द गिर्द से बेखबर रखते थे, फिर भी फिक्र सी बढ़ी। जमीला ने एक खामोश सी निगाह अपने तीनों बच्चों पर डाली। किसके साथ दिल की बात की जाए? कोई भी तो नहीं। वो सब आपस में ही बेहद मसरूफ़ थे। मैना ने गुड्डू की शिकायत का खाता खोला हुआ था। सारा दिन बाहर फिरता है, अजीब अजीब लड़कों से दोस्ती कर रखी है। वो जो इतनी सारी फ़ीस भरी है वहाँ कोचिंग सेंटर भी नहीं जाता।
मेरा यकीन ना हो तो फ़ोन करके पूछ लो। झूठ बोलती है, अभी 2 दिन छुट्टी की है, वरना तो पाबंदी से जा रहा था। और पैसे ये खुद कितने खर्च करती है आपा, ज़रा किसी दिन चेक करो तो पता चल जाए। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। और जब वो इस तरह के रवैये पर उतरते तो ज़ुबान बयान में खुद ब खुद माजी की शिनाख्त उभरने लगती थी। तहमीना बुरी तरह बेजार होने लगी। देखो गुड्डू, पिछले इम्तिहानों में बेशक नंबर कम आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मगर इस पूरे साल बहुत महंगी ट्यूशन पढ़वाई है तुम्हें। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बुरी तरह पेश आऊँगी। वो कहते हुए बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हमदानी का ड्राइवर उसे लेने के लिए आने वाला था, सो उसकी अपनी तैयारी अहम थी। और जब पूरा 1.5 घंटा लगाकर वो वापस लाउंज में आई तो वहाँ खाली जमीला बैठी थी, परेशान फिक्रमंद होती। वो हमदानी का ड्राइवर घंटे भर से सूख रहा है। क्या हुआ फिर? उसकी जो ड्यूटी है वो अंजाम दे रहा है। बेनियाजी से बात करना स्टाइल में शामिल होता जा रहा था। और इतनी देर की तैयारी के बाद भी वो लाउंज के बड़े सारे शीशे के आगे एक बार फिर खुद को देख रही थी। वहाँ सब कुछ ओके था। वो मुतमईन सी होकर वापस पलटी तो निगाह सामने सोफे पर रखे एल्बम पर पड़ी। ये कब आया? बड़े इश्तियाक से उसने सोफे पर बैठते हुए गोद में रखकर उसे खोला था। वही ड्राइवर लाया था, उसने दिया, मैंने ले लिया। तुमने ही तो मना किया है उसके साथ ज़्यादा बात करने से। उसकी निगाह तस्वीरों पर जमी। हमदानी के ऑफिस में तस्वीरों का ढेर लगा हुआ था और बहुत सी वो पहले भी देख चुकी थी। और उसने ही हमदानी से एक एल्बम घर भिजवाने के लिए कहा था। हर जगह सबसे ज़्यादा हसीन वो खुद लग रही थी। बार बार उसे रुककर अपने ही आप को देखना पड़ा। जमीला की ज़ुबान माशाअल्लाह कहते नहीं थक रही थी। उसके पहलू में बैठा हमदानी और भी ज़्यादा वाजिबी सा महसूस हो रहा था। आम तौर पर इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन तस्वीरों में ये तज़ाद उसे भी बार बार खला था। जमीला ने भी उसकी बददिली को महसूस किया था। मर्द की शक्ल और उम्र नहीं देखी जाती, असल चीज़ होती है उसकी कमाई। पैसे वाला हो, बाकी आगे सब खैर है। एक रिवायती सा फ़लसफ़ा बेटी की तसल्ली के लिए उसने समझाना चाहा, मगर यह कोई सिक्का बंद असूल तो ना था। किस्मत की बात है, बास मर्दों के पास पैसा भी होता है और शख्सियत भी, जैसे सैफ साहब। ऐसे लोग भी तो किसी का नसीब बनते हैं अम्मा। सैफुल इस्लाम की बीवी दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, है ना? जमीला खुद बेहद मुतासिर होकर आई थी तकरीब से, सो इस बार तरदीद भी नहीं कर सकी। अपना अपना नसीब। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा था। तहमीना ने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एल्बम बंद किया और उठ खड़ी हुई। मैं देर से आऊँगी। बताना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतला दी। जमीला ने खामोशी से सर हिला दिया। आजकल ना कोई रिकॉर्डिंग थी और ना ही कोई ख़ास दूसरा काम, फिर भी देर की वजह नहीं पूछी जा सकती थी। तहमीना से सवाल करने का हक जमीला ने उसी वक्त भुला दिया था जब वो पहली बार पैसा कमाने के लिए घर से निकली थी। उसके देर सवेर होने पर वो कभी दहल कर दरवाजे में आ खड़ी नहीं हुई थी, ना कभी कमाई का हिसाब मांगा और ना ज़रिया पूछा। उसे फ़ख्र था कि वो रिवायती माँ नहीं बनी, सो तभी वो इन रिवायती सी उलझनों से बचकर निकलने में भी कामयाब रही, जिसमें आज भी उसकी पुरानी मोहल्ले वालियाँ गिरफ्तार थीं। अपनी समझदारी पर वो जितना भी फ़ख्र करती कम था। बालकोनी से नीचे देखने पर हमदानी की बड़ी सारी चमकती हुई गाड़ी कंपाउंड से निकलती हुई दिखाई दी। दिल फ़ख्र और तमानियत से और भी लबरेज हुआ। जो एक ये कुर्बान अली का कांटा ना हो तो ज़िंदगी कैसे मज़े से गुजरती चली जाए। एक ठंडी सांस भरकर वो वापस आई। आजकल में उसे पैसे देकर आने ज़रूरी थे, वरना वो बस यहाँ पहुँचने ही वाला था। वापस लाउंज के सोफे पर बैठकर उसने अपने पर्स में रखी जमा पूंजी का हिसाब लगाया। अच्छी खासी रकम थी। कुर्बान अली का ये महीना तो आराम से निकल ही जाना था। जमीला को इत्मीनान था। आजकल तहमीना हिसाब मांगने भी नहीं बैठ रही थी, बल्कि जितने मांगो उतने बिना किसी सवाल के दे रही थी। खुद भी खूब खुलकर खर्च करती और भाई बहन तो खैर थे उसकी कमज़ोरी, किसी पर रोक टोक नहीं। खुदा यूं ही छप्पर फाड़ कर देता रहे बस। बैग की जिप बंद करते हुए उसने दिल की गहराई से ख्वाहिश की। कोई नई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई फैशन शूट नहीं, कोई एडवांस, कोई पेमेंट नहीं, फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा था। क्यों और कैसे का गुज़र उनकी ज़िंदगी में नहीं था, और जमीला को इसी में आफियत भी महसूस होती थी। शरीफों के नखरे, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। दरवाजे पर बेल हो रही थी। अपने भारी भरकम वजूद के साथ इस तरह बार बार उठना उसे खलता तो बहुत था, लेकिन गुड्डू और मैना इतना बाहर आते जाते थे कि यह मुशक्क़त कितनी ही बार करनी पड़ जाती थी। मुंह बनाते हुए वो दरवाजे तक आई थी, मगर वहाँ उसकी फरमाबरदार औलाद में से कोई नहीं था। वो आपको बुला रहे हैं। कचरा लेने के लिए आने वाला लड़का बड़ी राजदारी से नीची आवाज़ में इतला दे रहा था। जमीला का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वही हुआ जिसका डर था। वो उधर सामने वाले ब्लॉक के पीछे बैठे हैं। आपको बुलवाने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि कब तहमीना बाजी जाएँ तो मैं आपको बताऊँ। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी। घर पर कोई नहीं था, फिर भी जमीला की आवाज़ नीची हुई थी। वो कुछ खर्ची वर्ची। सामने खड़ा मैला सा लड़का उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। जमीला ने खा जाने वाली निगाह से उसे देखा और फिर कुछ कहे बिना पलट कर आई। उसे राजदार बनाना मजबूरी थी। कुर्बान अली वहीं आसपास मंडलाता था।
गुड्डू और मैना की बार बार नज़र पड़ती रहती तो बात और भी बिगड़ती। सो एक दिन चुपके से ये जिम्मेदारी जमीला ने उसके सुपुर्द की थी, जिसे वो लालच में ही सही बखूबी निभा रहा था। घर लॉक करके जब तक वो नीचे आई, एक के बाद एक कितने ही वाहिमे घेरते रहे। मालूम नहीं इस बार वो क्या ठान कर आया हो। उसके मुतालबात बढ़ते ही जा रहे थे, और जो कहीं उन तीनों में से किसी की भी निगाह पड़ गई तो फिर और बड़ी मुसीबत। गो उसे अपने लिए तहमीना से ऐसी सख्त दिली की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कुर्बान अली के निकाले जाने के बाद कुछ भी मुमकिन था। हौलती कांपती वो जब तक मुकर्ररा जगह पर पहुंची, कुर्बान अली नशे के सिगरेट के साथ दिल भी अच्छा खासा जला चुका था। बड़ी साहिबी आ गई है तुझ में, सुबह से इंतज़ार में बैठा हूँ, बेगम साहिबा को फुर्सत ही नहीं। अपनी फटीचर हालत के बावजूद वो जमीला पर उसी तरह रौब जमाता था जैसे हमेशा जमाता आया था। वो किसी वक्त चिढ़ती और फिर उसकी हालत देखकर रहम भी खाती। इस वक्त वैसे भी परेशान थी। मैंने मना भी किया था यहाँ मत आया कर, आने वाली थी एक दो दिन में तेरी तरफ, क्यों नई मुसीबत खड़ी कर रहा है मेरे लिए। मुबारकबाद देने आया था, सुना है बहुत बड़े आदमी से मंगनी कर ली है तेरी बेटी ने। हाथ में पकड़े कागज़ के रैपर को उसने गोली बनाकर हवा में उछाला और उसी मखसूस थड़े पर बैठा जहाँ उनकी मुलाकात मखसूस होती जा रही थी। जमीला का मुंह हैरत से खुला। तुझे कैसे पता चला? वो बड़ी खबासत से हंसा। नशे में गुम हूँ, मरा थोड़ी हूँ, मगर फिर भी कहीं तो सुना होगा ना। हाँ, वो होटल वाले ने ही बताया था कि चाचा मुबारक हो, बड़ी ऊंची आसामी घेरी है तुम्हारी बेटी ने। वो कौन होता है इस तरह कहने वाला, और तुमसे उसकी हड्डी पसली नहीं तोड़ी गई? यहाँ तो बेटी को जो मुंह में आया कहा था। जमीला का मारे गुस्से के बुरा हाल हुआ। हाँ, तो बेटी को कहकर भी भुगत रहा हूँ ना। वहाँ गैरतमंद बनता तो वहाँ से भी निकाला जाता। अभी एक ठिकाना तो है कम अज़ कम। उसके लहजे में अपनी समझदारी का फ़ख्र था। कभी कभी तो जमीला को भी उसकी बेगैरती पर शर्म आने लगती थी। मंगनी में नहीं बुलाया ना सही, मगर कोई फ़ोटो तो दिखा देती दामाद जी की, हम भी खुश हो जाते। क्यों, जिन्होंने इतला दी थी उन्होंने नहीं दिखाया? टीवी पर चल रही थी खबर। हाँ, सुना तो था। यहाँ टीवी के आगे बैठने का होश कहाँ है। अब तो खाए पिए कई कई वक्त गुजर जाते हैं। आज तो होटल वाले से उधार लेकर टैक्सी में आया हूँ, बस वाले तो चढ़ने भी नहीं देते हैं। उसके लहजे में कुछ अजीब सी कैफियत उतरी। जमीला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म का गोश्त तेज़ी से घुल रहा था और मदकूक चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं जो ज़िंदगी का पता दे रही थीं। कहीं कुर्बान अली मरने वाला तो नहीं? एक खौफजदा करने वाला ख्याल जमीला को यकदम ही आया। अगर यह मर गया वहीं कहीं तो कैसी बेइज्जती बदनामी वाली बात है। सालों पुराना ठिकाना था कुर्बान अली का। ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनसे उसकी खासी दोस्ती रही है वो सब जानते हैं कि उसकी बेटी टीवी पर काम करती है। वो मुस्तरिब सी होकर उसे देखने लगी। ज़ैन कुछ कहने के लिए तेज़ी से अंदर आया था कि अंदर आते ही ठिठक सा गया। सामने अम्मी के करीब ही ज़ारा सोफ़े पर सर झुकाए बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। उसकी शादी के बाद ये पहला मौका था जो वो इतनी खामोश बल्कि उदास दिखाई दे रही थी। कोई परेशानी है क्या ज़ारा? जो कुछ कहने आया था वो भूल कर ज़ैन ज़ारा की फ़िक्र में गिरफ्तार हुआ। घर में कोई बात हुई है या हारून ने कुछ कहा है या फिर कोई और बात? उसके बिल्कुल करीब खड़े होकर वो नरमी से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछ रहा था। ज़ारा ने बमुश्किल ही खुद पर काबू पाया। यहाँ अभी तक नेक बीबियों की तरह अपनी रद्दी होती हालत को छुपाए रखने में ही अजमत पर यकीन था। कुछ भी नहीं, बस अम्मी की वजह से ही फ़िक्र। चंद आंसू कोशिश के बाद भी उसके चेहरे पर फिसलते चले गए। बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठी हुस्ना बेगम ने ज़रा खफकी से ज़ैन की तरफ देखा। मना करती हूँ तुम लोगों को कि मेरी ज़रा सी तकलीफ़ की खबर इसे मत दिया करो। ज़रा सी भी हिम्मत नहीं इस लड़की में। वो अब बेहतर थी और कल शाम चंद घंटों में ही अस्पताल से वापस आ चुकी थी। अब इस उम्र में ये छोटी छोटी तकलीफ़ें तो चलती हैं। तुम अपना घर बार छोड़कर इस तरह बैठोगी तो कैसे चलेगा? 2-4 दिन में खैर से रोमा का निकाह है वहाँ, और कौन है संभालने वाला? मैं चली जाऊँगी अम्मी, बस अभी थोड़ी देर में। कल से वो यहीं थी, रोमा और दादी भी रात तक रही थी। ज़ैन तुम मुझे छोड़ आना। उंगलियों से चेहरा खुश्क करते हुए वो ज़ैन की तरफ मुड़ी। वो बदस्तूर उसकी तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ारा की अफसुर्दगी की वजह सिर्फ अम्मी की बीमारी ही है। हारून आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था, और खाली ज़ारा ही नहीं सबको लेने के लिए कह रहा है अब चंद दिन सब वहीं रहें। वैसे अच्छा है, आपकी भी देखभाल होती रहेगी। वो हुस्ना बेगम को बताने लगा। रात दादी और रोमा भी बहुत कहकर गई थीं। हुस्ना बेगम शशोपंच में थी। मालूम नहीं तुम्हारे अब्बा जाएंगे भी या नहीं। ज़रूर जाएंगे, अब हारून से ज़्यादा उनका कोई फेवरेट नहीं है। वो खुश दिली से कहते हुए ज़ारा के साथ ही कमरे से निकला था। चलो बताओ अब सच सच असल बात। बीच लाउंज में वो उसे घेर कर बैठा, और अब बिल्कुल नहीं कहना कि कोई बात नहीं। ज़ैन के अंदाज पर वो थोड़ी सी हैरान भी हुई। ज़ैन जैसा लाउबाली शख्स भी इधर उधर देखता है, और जबकि आजकल वो खुद टूटा हुआ दिल लिए बैठा है।
किसी बीते लम्हे में हारून राजदारी का वादा लेकर ज़ैन की ट्रेजेडी उसके गोशगुजार कर चुका था और वह उसे एक वक्ती सी फीलिंग समझकर मुतमईन भी हो गई थी, मगर वह उसकी तरफ से मुतमईन नहीं था। मुझसे कुछ मत छुपाना ज़ारा, तुम्हारे लिए कौन मसले पैदा कर रहा है उस घर में? ज़ाहिर है दादी या रोमा तो हरगिज़ नहीं, या वो हैं? कोई और वक्त होता तो वो उसके फजूल से तज्जिए पर ज़रूर हंसती, मगर इस वक्त तो बस चुपचाप देखे गई। ज़ैन को कुछ बताने का फ़ायदा भी क्या है? मगर वो तो इस वक्त तय करके बैठा था, इसरार बढ़ता ही गया। समिया की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है ज़ैन। कहाँ, घर में या ख़ास तुम्हारी ज़िंदगी में? उसने फ़ौरन ही दूसरा सवाल किया और मज़ीद संभल कर बैठा। एक ही बात है। ज़ारा ने उसके सवाल की मानी खैज़ी से बचना चाहा, मगर ज़ैन ने फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाया। एक बात नहीं है, घर मुश्तरका होता है और वहाँ आप बराह रास्त इतना मुतासिर नहीं होते, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है। वहाँ हुई गड़बड़ को सिर्फ तुम झेलोगी और झेल रही हो। ज़ारा ने आहिस्तगी से निगाह चुराई। लाउंज की खिड़की के शीशे पर नरम सी धूप उतरी हुई थी और कहीं से एक छोटी सी नीली चिड़िया गुल अनार के सुर्ख फूलों से लदे दरख्त पर आकर बैठी थी, मगर वो इस वक्त किसी भी खूबसूरती को सराहने के काबिल नहीं थी। वो सब उसका यकीन करते हैं ज़ैन, हालांकि वो किसी से भी मुखलिस नहीं है, रोमा से भी नहीं। मुझे पता है। हारून कहते हैं कि मैं ख्वामखा का शक पालती हूँ। समिया को अपने एसाब पर सवार कर लिया है मैंने, हालांकि वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती है कि मैं उनकी जद में आती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। बहुत दिन से दिल पर रखे बोझ में कुछ कमी का यही रास्ता था। ज़ैन ने दानिस्ता उसे बीच में नहीं टोका। समिया मुझसे नफरत करती है ज़ैन, वो मुझे ऐसी निगाहों से देखती है कि कभी कभी तो मैं बेहद खौफसदा हो जाती हूँ। जब चाहे जिसको चाहे वो मेरे खिलाफ कर सकती है। हारून तक मेरी बात का यकीन नहीं करते। ऐसा कैसे हो सकता है कि हारून तुम्हारे मुकाबले में किसी और का एतबार करे? तुम्हें शायद उसे समझने में गलती हो रही है। देखा, वही बात। ज़ारा को धक्का सा लगा। हारून भी यही कहते हैं कि मैं ही गलत हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है ज़ारा। ज़ैन को अपनी गलती का खुद ही एहसास हुआ था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हारून से बदगुमान मत हो। वो बेहद मोहब्बत करता है तुमसे। वो कभी भी तुम्हें कोई चोट पहुँचने नहीं दे सकता। वो अगर समिया का फेवर करता है तो सिर्फ रोमा की वजह से। वो रोमा को हर्ट नहीं करना चाहता, बल्कि हम में से कोई भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। बात घूम फिर कर वहीं खड़ी थी। रोमा अब मेहमान है यहाँ, और जब वो चली जाएगी तो फिर समिया का आना जाना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तुम क्यों अपना दिल जलाती हो आखिर? बहुत झंझलाकर उसने ज़ैन की बात काटी और उठ खड़ी हुई। यही अल्फाज हैं हारून के भी। असल में तो तुम लोग मुझे बिल्कुल ही अहमक समझते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ गलत नज़र नहीं आता और ना आएगा। ज़ैन ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। हमें सब नज़र आता है, लेकिन हम तुम्हारे जैसी अच्छी बच्ची को बेकार की उलझनों से बचाना चाहते हैं। छोड़ दो समिया की फ़िक्र, वक्त बहुत कुछ बदलता है, समिया भी बदलेगी। ज़ैन पर यकीन था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं। आज वो उनके घर पहली बार आई थी, और वो भी बगैर बताए हुए। घर में मौजूद वो तीनों ही लोग बुरी तरह बौखलाए हुए थे और शर्माए हुए भी। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले अपनी हालत दुरुस्त की जाए या फिर घर की। पहला ऑप्शन कदरे आसान था, क्योंकि घर को बदनज़मी और फूहड़पन की आखिरी मिसाल बने भी सालों बीत चुके थे। सो दुरुस्तगी के लिए भी अब खासा अरसा दरकार था। इसीलिए वो सब बारी बारी जाकर खुद ही को ज़रा बेहतर हुलिये में ले आए। सबसे पहले आरिफ ने अपनी शलवार और मैले से बनियान वाले नाइट सूट को ऑफिस के लिए टांगे जाने वाले ट्राउज़र शर्ट से बदला। फिर रक्षी ने वो रंग उड़ा सूट, जिसकी आस्तीन पर लगी बेल का बस अब ज़रा सा टुकड़ा ही लगा रह गया था, चेंज किया। आखिर में उनकी बदमिजाज गुसील अम्मा ने भी शायद दोनों बेटा बेटी के कहने पर अपने मलगजे से सूट पर सफ़ेद चिकन के फूलों वाला दुपट्टा फैलाकर ओढ़ा। यही एक दुपट्टा है, अब ये भी घर में ओढ़कर मैला होगा। समिया ने उन्हें गुस्से से कहते हुए सुना और ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। प्लास्टर झड़ती दीवारों और उखड़े फर्श वाले उन 3 कमरों के घर पर बड़ी जर्दी भरी सी नहुसत तारी थी। दरमियानी कमरे के वस्त में बिछी कुर्सी पर बैठकर वो बड़े इत्मीनान से खुले दरवाज़ों से दिखाई देते उस तकरीबन पूरे घर का जायज़ा लेती रही। लकड़ी की चंद कुर्सियाँ, अलमारी, 2 पुरानी मसेहरियाँ जिनकी चादरें मालूम नहीं कब से नहीं बदली गई थी, मेज़ पर रखा छोटा सा टीवी और बरामदे के कोने में घूं घूं की आवाज़ के साथ चलता कदीम फ्रिज सभी घर की हैसियत का तयन करते थे। बाकी सारी अबतरी घर वालों के ज़ौक़ की आईनादार थी। इस सारे बेहंगम से पस मंज़र में समिया किसी शहज़ादी की सी शान के साथ बैठी थी और वहाँ बिल्कुल ही मिसफिट दिखाई दे रही थी। बता देती तो हम कुछ तो एहतमाम कर ही लेते। इस वक्त तो बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है। रक्षी का लहजा माज़त ख़वाहाना था। बता कर आने का फ़ायदा नहीं था ना? क्या मतलब? रक्षी ने कुछ हैरत से उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट को देखा। दोस्तों के साथ ऐसे तकल्लुफ़ात नहीं होते। मेरा दिल चाहा सो मैं आ गई, मेरा अपना घर है। आखिरी जुमला महज उसने मुरव्वतन ही कहा था, लेकिन रक्षी खुश हो गई। बहुत अच्छा किया। असल में ये घर तुम्हारे शायाने शान लगता ही नहीं था, इसलिए मैंने या आरिफ ने कभी तुम्हें इनवाइट नहीं किया। मैं खुद भी ऐसे ही घर में रहती हूँ, बल्कि वो तो इससे भी आधा है। तुम्हारा घर तो फिर भी खासा बड़ा है।
रक्षी को उसके अंदाज से बड़ी मॉरल सपोर्ट मिली थी, सो वो जल्दी ही नॉर्मल हो चुकी थी। मुझे घर पर तवज्जो देने का वक्त भी नहीं मिलता है, और फिर घर में है ही क्या जिसे सजाया संवारा जाए। खाली दीवारें, फर्श रगड़ना तो महज बेवकूफ़ी है। वो घर और ही होते हैं जिन्हें सजाने को दिल चाहता है। समिया को घर के नाम पर एक ही घर याद आता था, ठंडे बरामदों और वसी लाउंज वाला रोमा और हारून का घर। बल्कि अब ज़ारा और हारून का घर। बहुत बेचैन सा होकर उसने पहलू बदला। क्या हुआ? रक्षी ने फ़ौरन ही महसूस किया। कुछ नहीं, वो आरिफ कहाँ है? अभी तो यहीं था। तुम्हारी खातिर तवाज़ो के लिए कुछ लेने निकल गया है, आता होगा। बेकार का तकल्लुफ़ कर रहा है। मैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए आई थी, ऐसे ही दिल घबरा रहा था। दिल का इलाज तो तुम्हारे अपने पड़ोस में है, रोमा के घर। रक्षी को अब मजाक जायज़ था, सो वो शरारत से मुस्कुराई। वहाँ दिल बहलाने से ज़्यादा दिल जलाने का सामान है, और इस वक्त मैं अफसुर्दा होने के मूड में नहीं हूँ। अपनी बात के इख्तिताम पर वो हल्के से हंस दी। रक्षी ने बारहा नोट किया था कि वो कितनी भी रिजर्व महसूस होती हो, हारून के नाम पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाती। एक छोटे से लम्हे में उसे समिया की वो सख्त बीमारी याद आई जिसमें वो हारून की शादी के बाद मुब्तला हुई थी, और उसके बाद ही उसने अपनी पढ़ाई और कैरियर को भी बालाए ताक रखा। अब पता नहीं ज़ारा को अपनी जगह देखकर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक अच्छे दोस्त की तरह उसने समिया के लिए दिल में अफसोस करना चाहा, मगर अंदर एक अजीब सी खुशी आंख दबाते हुए मुस्कुराई। अच्छा हुआ किसी ने तो इसका भी दिमाग दुरुस्त किया। हमेशा से मिस वर्ल्ड समझती आ रही है खुद को। बहुत बुरा किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ। जब भी इस बारे में सोचती हूँ बहुत अफसोस होता है। रवैये बददस्तूर मुनाफ़कत के मतकाज़ी थे। उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, और इस पर तुम्हें अफसोस नहीं खुशी होगी। अमूमन उसका लहजा बेतासुर ही होता था, और इससे बातों के मतलब मानी पूछने भी बेकार ही थे। जितना और जब मुनासिब समझती वो खुद ही बता देती। सो वो उस खुशखबरी पर आई जो खुद समिया उसे दे चुकी थी और हर बात से ज़्यादा अहम थी। मुझे तो तुम पहले ही खुश कर चुकी हो, आरिफ की नौकरी लगवाने का वादा करके। समिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कब तुमसे ऐसा कहा? मेरा मतलब है वही हालात बदलने वाली बात तुमने उस दिन कहा था ना। अंदर ही अंदर वो ये सोचकर डरी भी कि शायद समिया अपनी बात भूल चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। मैंने हालत बदलने की बात की थी, तुम नौकरी को क्यों बीच में ले आई? समिया उसकी बात से बेजार हुई थी। हर बार नौकरी तालीम ही काम नहीं आते, शॉर्टकट भी ढूंढे जा सकते हैं किस्मत आजमाने के लिए। रक्षी ने दम बखुद सी होकर उसकी शक्ल देखी। तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, अभी दोस्ती हुई है क्या? वालदा दरवाजे में आ खड़ी हुई थी और तफ्तीश का उनका अपना ही अंदाज था। समिया को उनके माथे के बल और आंखों में झांकता हुआ शक दोनों ही बुरे लगे थे। पुरानी दोस्ती है अम्मा, बस आते जाते नहीं थे। रक्षी ने जल्दी से उसे जवाब देने की जहमत से बचाया, मगर वो अभी भी खासी तशवीश ज़दा सी थी। और ये आरिफ, ये कैसे जानता है? क्या उसके ऑफिस में भी काम कर चुकी हो? उनकी निगाह समिया के चेहरे पर जमी थी। इस बार भी रक्षी ही मदद को आई। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आरिफ भी वैसे ही जानता है समिया को। चिकन का सफ़ेद बुराक दुपट्टा ओढ़ लेने के बाद वो खासी पुरएतमाद थी। फिर भी समिया की हसीन सूरत ठीक सर पर खतरे की घंटी बजाए जा रही थी। टन टनाटन। वैसे ही पूछ रही थी, आरिफ दौड़ा हुआ बाजार गया है, वरना कोने की दुकान से पाव भर दूध लाने पर भी बातें सुनाता है। रक्षी के मुस्तकिल घूरने पर वो कहते हुए वापस पलटी। अम्मा की आदत ही ऐसी है, इंतहाई सख्त मिजाज, किसी से नहीं बनी इनकी। सारे मोहल्ले से लड़ती हैं, कोई ना मिले तो हम दोनों हैं बातें सुनने के लिए। वैसे मुझे तो साफ साइको केस लगती हैं। रक्षी शर्मिंदा हुई जा रही थी और साफ लग रहा था कि वो सब एक दूसरे से कितने बेजार हैं। कोई बात नहीं, चलता है ये सब। समिया के इत्मीनान में और भी इजाफा हुआ। रक्षी ने शुक्र अदा किया कि वो कम अज़ कम बुरा नहीं मानी थी अम्मा की बातों का। आरिफ लदा फंदा लौटा था, दोनों हाथों में खुशबू उड़ाते शापर उठाए। जब वो अंदर आ रहा था तो समिया से निगाह मिलने पर बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराया था। रक्षी उठकर किचन में चली गई थी और आरिफ उसके पास आ बैठा। रक्षी की तरह वो भी बौखलाहट भरी खुशी में मुब्तला था, जिसका इजहार उसकी हर बात से हो रहा था। समिया ने बमुश्किल ही चंद मिनट जब्त किया। बेमानी बातें, और वो यहाँ इन सबको कोई खुशी बख्शने भी नहीं आई थी। तुम्हें हमारा घर बेकार लगा होगा, यानी हमारी तरह ही ये इलाका भी बड़ा लोअर क्लास है। एक सी शक्लें, एक सी बातें और एक सा ही फजूल सा एहसास कमतरी। आरिफ और रक्षी दोनों ही कमज़ोर शख्सियत के मालिक थे, और उसके आगे तो कमज़ोर तरीन। तुम यकीन करो, मैंने आज तक किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया, अपना इंप्रेशन ख़राब। आरिफ, समिया ने अपने ही किसी ख्याल से निकल कर उसकी बात काटी तो वो कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा आरिफ। वो बेहद संजीदा थी। रक्षी जब लवाजमात से भरी ट्रे लिए अंदर आई तो माहौल खुशगवार था, और वो दोनों ही किसी बात पर एक साथ हंस रहे थे। कुछ भी खास नहीं था, फिर भी रक्षी को अजीब सा एहसास हुआ, शायद मैं इन दोनों के साथ होते हुए भी साथ नहीं हूँ। वो इस ख्याल को झटकना भी चाहती तो कामयाब नहीं हो पा रही थी, लेकिन समझदारी इसी में थी कि जैसा चल रहा है चले। आरिफ बढ़ बढ़कर समिया को चीज़ें सर्व कर रहा था। इतनी चीज़ें लाने से तो अच्छा था कि आधा किलो गोश्त ही आ जाता।
हंडिया का मसला तो हल होता। दोपहर की दाल ने तो तबीयत ख़राब करके रखती है। बाहर से तेज़ आवाज़ में अम्मा कह रही थीं। दोनों बहन भाई ने बेसाख्ता ही एक दूसरे को देखा। रक्षी ने तेज़ी से एक प्लेट बनाई। यहाँ तो सबकी अपनी मर्जी है, मजाल है जो कोई काम पूछ कर किया जाए। एक आग महंगाई ने लगा रखी है, दूसरी औलाद की हरकतें जलाकर मारे दे रही हैं। खुदाया कोई इन्हें तो चुप कराए। रक्षी प्लेट संभालते हुए बाहर निकल गई। अम्मा की आदतें बड़ी ही परेशान करती हैं। हम लोग तो निकले रहते हैं घर से और इन्हें कोई ना कोई हर वक्त लड़ने के लिए चाहिए। अब्बा के मरने के बाद तो लगता है और भी झगड़ालू होती जा रही हैं। समिया की मुस्कुराहट बददस्तूर थी, कोई भी चीज़ उसे परेशान को नहीं लगी थी। बहुत दिन बाद उसने खुद को इतना रिलैक्स महसूस किया था। मेरी तस्वीर? वो बुरी तरह चौंका था। वो कहाँ से मिली है उसे? ज़रूर उसने तुम्हारे ही पास से निकाली है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो सब वहाँ सैफ के घर में ले जाकर रखने की? पता नहीं और क्या क्या उसके हाथ लगा होगा तुम्हारी बेवकूफ़ी से। फिर कहाँ रखती? किसी बैंक के लॉकर में? शहवार को उसका बिगड़ना खला था। इतने साल में उन चंद तस्वीरों के सहारे ही ज़िंदगी गुजारी है। मेरी तन्हाई की साथी ये तस्वीरें ही रही हैं तनवीर। और कौन सी निशानी तुम मेरे पास छोड़ कर गए थे? नफ़रत है मुझे इस सस्ती जज्बातियत से। तुम कोई टीनेज लड़की नहीं हो शहवार। एक समझदार औरत की तरह बिहेव करना कब सीखोगी आखिर? वो बुरी तरह चिढ़ा जा रहा था और जो कुछ वो जता रहा था उस पर शहवार का दिल बुरी तरह दुखा था। मोहब्बत उम्र की गिनती पर मुनहसिर होती तो वो क्यों आज भी तनवीर के लिए सारी दुनिया को ठोकर पर रखने की हिम्मत रख सकती थी? गुमसुम सा होकर उसने सोचा था। खुद तनवीर ने भी उसकी खामोशी को महसूस किया। बुरा मत मानो शहवार, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी खुशगवार दौर में लाना है तो फिर बहुत एहतियात बरतनी है। सैफ ने अगर मुझे पहचान लिया है तो बहुत बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ है। वो उसे हालात की संगीनी का ज़रा दूसरे अंदाज में एहसास दिलाना शुरू हुआ। शहर कितना बड़ा सही, आते जाते कहीं भी वो मुझे देख सकता है। पावरफुल शख्स है, मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। पहले तुम्हारा बाप भी ऐसा ही कर चुका है। पूरे 9 साल मैं इस शहर में नहीं आ सका। तुम खुद सोच लो कि अब अगले 9 साल ज़ाया करना हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। शहवार ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मेरा मशवरा तो यही है कि रोज़ रोज़ मुझसे मिलने के लिए आने के बजाय तुम मामलात को कंट्रोल में लेने की कोशिश करो। करीबी लोगों में से किसी की मदद लो। कौन है जो तुम्हें सपोर्ट कर सकता है? वो रुक कर उसकी तरफ देखने लगा। मम्मी, गुड। वो कुछ मुतमईन हुआ। अगर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें तो फिर हम बहुत आसानी से सैफ से पीछा छुड़ा सकते हैं। तुम उन्हें इस बात के लिए तैयार करो कि वो खुद तुम्हारे डैडी से बात करें। वो नहीं मानेंगे। उन्हें सैफ से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है और मम्मी पर तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गुस्से के साथ वो ज़ेरे लब कुछ पड़पड़ाया। मैं तो फिर कहती हूँ तनवीर के फ़िलहाल जो कुछ है हम उस पर सब्र करें। ये भी लाखों का अमाउंट है। जो प्रॉपर्टी मम्मी के नाम है वो भी मेरी ही है। ये सब बहुत नहीं है बहुत। वो गुस्से से चिल्लाया। सादिकुल इस्लाम की करोड़ों की जायदाद के आगे कुछ भी नहीं है। वो सारी जायदाद जो आधी से ज़्यादा सैफ के नाम पर है, मैं उसे मज़े नहीं करने दूंगा उस पर। किसी तरह भी वापस लो उससे। शहवार ने एक थकी थकी सांस ली। मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारी तमन्ना की तनवीर, लेकिन तुम। तनवीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शहवार की आधी अधूरी बात में जो गिला झलका था सरासर खतरे की घंटी था। वो यकीनन बददिल हुई थी और कुछ बैद नहीं कि अपनी जल्दबाजी के हाथों वो फिर एक नाकाबिले तलाफी नुकसान उठा ले। बहुत बर वक्त उसने खुद को तनबीह की। शहवार बिल्कुल खामोश थी और हद तो ये कि वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। मुझे गलत मत समझो शहवार, जो कुछ मैं कहता हूँ उसमें हम दोनों की ही भलाई है। तुम्हें शायद मैं बहुत लालची और खुदगर्ज महसूस हो रहा हूँ, लेकिन मैंने तंगी भूख काटी है। वो वक्त देखा है जिसका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकती। अपनी बात कहते हुए वो ज़रा रुका। शहवार का सर झुका हुआ था, सो अभी भी उसके चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी बगैर पैसे के कितनी खौफनाक हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं चलती हूँ तनवीर। वो एकदम ही उठ खड़ी हुई। तनवीर को अपने बदतरीन खदशात सच होते दिखाई देने लगे थे। प्लीज़ शहवार, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अच्छा देखो, सुनो तो। अपने पीछे वो फ्लैट का दरवाज़ा बंद करना भी भूला। माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। मैं बहुत बुरा हूँ, वाकई तुम्हारा हर बार दिल दुखाता हूँ। सीढ़ियों पर इस वक्त रश ना होने के बराबर था, फिर भी इक्का दुक्का आती जाती औरतों ने उन दोनों को मानी खैज निगाहों से देखा। शहवार रुको, देखो मैं मर जाऊँगा, सच कह रहा हूँ। वो बिल्कुल रो देने को था। बिना कुछ कहे सीढ़ियाँ उतरते हुए शहवार ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शहवार। औरत की अकल खप्त कर लेने वाला सबसे मौसर हथियार कारगर था। रंगों नूर से भरे उस खूबसूरत हाल में ज़िंदगी ने मुस्कुराकर नया रंग बदला था। खुशी, एतमाद और सुकून का कुछ अलग ही एहसास जागा और उनसे परे एक हल्का सा दर्द जो दिल को और भी अजीज़ हुआ। हारून ने एक मुस्कुराती हुई निगाह सामने स्टेज पर डाली जहाँ अभी अभी रोमा को लाया गया था। फ़ाखिर उसके साथ बैठा था। निकाह की सादा और पुरवकार तकरीब अभी कुछ देर पहले ही अंजाम पाई थी, सो आज रोमा भी पराई हुई। आँख के कोने पर टिके एक आंसू को उसने चुपके से गिराया।
कैसी खुशी थी कि हंसते हंसते आंसू आते थे और उन गिरते हुए आंसुओं के बीच फिर से मुस्कुराने को दिल चाहता था। खुदा में शुक्र है जो आज हम बड़े फर्ज से सुबकदोश हुए। स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के साथ दादी और अब्बा को लाकर बिठाया जा रहा था। ज़ारा दादी को सहारा देकर ऊपर ला रही थी। फुप्पो, फुप्पा, जैन, समिया तो थी ही मुस्तकिल साथ, रोमा अपनों में घिरी हुई, मामून और मोतबर। जैन इशारे से उसे बुला रहा था। वो मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। कि तुम देर से आए मेहमान की तरह पीछे खड़े क्या कर रहे हो? सब लोग बार बार तुम्हें पूछ रहे हैं। जैन के कहने पर उसे गलती का एहसास भी हुआ। निकाह के फ़ौरन बाद वाली जज्बातियत पर काबू पाने के लिए कोई और तरीका समझ में ही नहीं आया था, सो इसीलिए वो चंद मिनटों के लिए मंजर से अलग हुआ था। फैमिली फ़ोटोग्राफ का सिलसिला जारी था। फ़ाखिर बेहद अच्छा लग रहा था, मगर काफ़ी हद तक संजीदा था। शायद एक आध बार वो मुस्कुराया हो। रोमा की तरफ भी उसने निगाह उठाकर बस उस वक्त ही देखा था जब वो सामने से आ रही थी। उसके बाद उसकी भी ज़रूरत नहीं समझी थी। शायद ये फितरतन ही लिए दिए रहने वाला शख्स है। हारून को उसकी संजीदगी अच्छी लगी। वो खुद भी ऐसा ही था। किसी और पर क्या, खुद पर भी खुलने में सालों लगा चुका था। वो तो किस्मत ने यावरी की थी, वरना तो क्या कसर रह गई थी। फ़ाखिर के साथ बैठा वो उसके रवैये को सराहता हुआ कहीं और ही जा निकला। तभी समिया उसके बिल्कुल करीब आकर बैठी। मुस्तकिल होती फ़ोटोग्राफी में चंद और तस्वीर का फौरी इजाफा हुआ। वो उसकी हंसी पर चौंका था। एक आध स्माइल तो दें फ़ाखिर भाई, लोग समझेंगे कि ज़बरदस्ती शादी हो रही है। अजीब बेतुका सा मजाक, और फ़ाखिर से बात करने के लिए उसे खासा हारून की तरफ झुकना पड़ा था। हारून बेसाख्ता ही कुछ पीछे होकर बैठा। सोफे के दूसरी तरफ बैठे जैन ने बतौर ख़ास उसकी यह हरकत नोट की। ज़ारा गरीब इतनी गलत भी नहीं है, ये लड़की तो मुसलसल सर पर सवार रहती है। उसकी निगाह ने ज़ारा को ढूंढा। उस वक्त जबकि उसको हारून के साथ होना चाहिए था, वो सामने मेहमानों के साथ मसरूफ़ थी। फ़ाखिर ने उसके जवाब में क्या कहा वो शोर में नहीं सुन सका, लेकिन वो अभी भी संजीदा ही था। जैन को ऐसा ही लगा। अमीना बेगम ने स्टेज के बिल्कुल करीब आकर समिया को आवाज़ दी तो उसे उठना पड़ा। नीचे आकर बैठो, मुस्तकिल ऊपर हो, ख्याल होना चाहिए। वो बहुत देर से गुस्से में भरी थी। आवाज़ धीमी लेकिन लहजा बेहद सख्त था। कुछ बैद नहीं थी कि वो उसे हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाती। कितने ही लोग इस वक्त भी मुझे ही देख रहे होंगे। अपनी जगमगाती खूबसूरती के बल पर उसे यही ख्याल आया था। मुझे रोमा के साथ रहना है सारा वक्त। दादी ने कहा है कि मैं उसके पास ही बैठूं। ज़रा झुककर उसने उन्हें समझाना चाहा, मगर वो बज़िद रहीं। इस वक्त वहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सारे मर्द आ रहे हैं। अजीब सा लग रहा है, खाली तुम वहाँ। समिया ने मुड़कर देखा। फ़ाखिर के वालिद, चचा और दीगर बुजुर्ग ऊपर आ चुके थे। उसे आना ही पड़ा। इतनी देर बाद हारून आया और चंद मिनट भी बैठना नसीब ना हुआ। पता नहीं उसने मेरी तरफ ढंग से देखा भी या नहीं। वो एक कदरे अलग गोशे में जाकर बैठी। हमेशा यही होता था, सही वक्त पर सही मौका महल जो मेरे हाथ आया हुआ, बल्कि वो जो हाथ में क्या मुट्ठी में महसूस होता था, इस वक्त नाकाबिले रसाई हुआ जब सबसे ज़्यादा दस्तरस में आता लगता था। अपनी मुस्तकिल जलती हुई आंखों को उसने हल्के से झपकाया। उसके गोशवारे में खसारा ही खसारा रकम था, सरासर नाइंसाफ़ी। वो हल्के से बड़बड़ाई और निचला होंठ दबाते हुए बड़े पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराई। कोई खातून बिल्कुल पास आ बैठी थी और बड़ी मोहब्बत से उसका तारुफ हासिल करना चाह रही थी। क्या नाम है, क्या करती हो? दुल्हा वालों की तरफ से या दुल्हन से कोई रिश्तेदारी? वो बोर होकर फ़ौरन ही उठ गई। सामने स्टेज पर अब अजनबी शक्लों का कब्जा था। बहुत सारी लड़कियां और लड़के, यकीनन रोमा के ससुराल वाले थे। सारा, मिसिस अहमद ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वो फ़ौरन ही उनकी तरफ बढ़ गई। ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनो। वो स्टेज के करीब नीचे ज़रा एक तरफ को खड़ी थीं। सारा को उनके अंदाज में कुछ अजीब सा फ़ौरन ही लगा। इतनी वहमी वो थी नहीं जितनी होती जा रही थी। जी आंटी, कोई ख़ास बात? चेहरे पर लाई ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के बावजूद उसे लग रहा था कि वो परेशान दिखाई दे रही है। ख़ास ही है, मगर अब तो फ़ायदा भी कुछ नहीं। उन्होंने पहेली सी कही। सारा कुछ भी ना समझी, उलझन भरी निगाहों से उनके चेहरे को तके गई। ये रोमा का मेकअप कहाँ से करवाया है? बिल्कुल भी तो अच्छा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी तो वो आम सादा से रूप में लगती है, मगर आज तो। मारे कोफ्त के उन्होंने बात अधूरी छोड़ी। सारा दम्बा खुद से उनके सामने खड़ी थी। आज सबसे ज़्यादा उसने किसी ऐसे ही एतराज़ से बचने की बार बार दुआ की थी। हमारे सारे रिश्तेदारों ने आज ही रोमा को देखा है। सभी को धचका लगा है आज। आजकल तो मेकअप से शक्लें बदल जाती हैं। रोमा तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी है, एक सिर्फ रंग ही तो कम है, लेकिन पता नहीं क्या किया है वो सब सुनने पर मजबूर थी जिसमें उसकी एक नहीं चलने दी गई थी। रोमा का मेकअप वाकई बुरा हुआ था। हालांकि पार्लर समिया के बकौल A1 था, क्योंकि उसकी चॉइस था, और हारून की सख्ती से हदायत थी कि अब वो किसी मामले में रोमा और समिया के बीच में दखल ना दे। फिर भी उसने जितना कह सकती थी कहकर देख लिया था, मगर ला हासिल। नतीजा अब सामने था। मुझे तो फ़ाखिर की फ़िक्र हो रही है। कितनी प्यारी तस्वीर हमने उसे भेजी थी रोमा की, फ़ौरन ही हाँ की थी उसने, मगर अब कैसा बुझा बुझा बैठा है। उनकी निगाह ज़ारा के शर्मिंदा चेहरे से हटकर अपने भांजे पर जा ठहरी। ज़ारा ने भी बेइख्तियार उस तरफ देखा।
तरदीद की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी उसके लिए ज़रूरी था कि वो मिसेस अहमद के एतराज़ात और खदशात की तसीह करवाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है आंटी, और ये तो बहुत सानवी बातें हैं, कोई ना कोई कसर रह जाती है किसी बात में। और रोमा से तो आप लोग कितनी बार मिली हैं, वो जैसी है आपको पता है। पूरी कोशिश करके वो खुद को पुरसुकून जाहिर कर रही थी। उसे एहसास था कि इस वक्त ज़रा सी भी घबराहट बहुत सारे लोगों को उसकी तरफ मतवज्जा कर लेगी। ये छोटी सी बात नहीं है, ख़ानदान में कितने लोगों की फ़ाखिर पर नज़र थी। अब वो सब तो यही समझ कर आए थे कि मालूम नहीं हमने ख़ानदान से बाहर कितनी अच्छी लड़की ढूंढी होगी। वो बददस्तूर तल्ख हो रही थी। सारों को इस पर उन पर थोड़ा सा गुस्सा भी आया। रोमा को पसंद करने का जो एहसान वो जता रही थी, इस पसंदीदगी पर मोहर रोमा की शक्ल से ज़्यादा उसके साथ आने वाले लंबे चौड़े जहेज़ की वजह से लगी थी। मगर अमूमन ऐसी बातें तफसीलात तय आ जाने के बाद भुला दी जाती थीं। मिसेस अहमद का ख़ानदान भी भुला चुका था। सारा ने एक ठंडी सांस लबों तले ही दबाई। चलें अब जाने दें, शुक्र है सब कुछ अच्छी तरह हो गया, खाना शुरू हो रहा है। मैं नरमी से वो जो कुछ कहने जा रही थी बीच में ही रह गया। स्टेज पर छाए हजूम में उसने फ़ाकिर को खड़े देखा। किसी लड़के के साथ वो स्टेज की सीढ़ियाँ उतर रहा था। मिसेस अहमद बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ी थी। सारा अपनी जगह साकित खड़ी थी, इस बात से बेखबर कि किसी की मजाक उड़ाती चैलेंज करती निगाह इस वक्त भी उस पर जमी है। समिया ने हाथ में थामे गिलास में से मशरूब का एक घूंट बड़ा मज़ा लेते हुए भरा था।